हाँ, अरे ये क्या? मैं तो यहाँ पूरी तरह से गुम हो गया। ये तो कोई भूल भुलैया जंगल है। हे भगवान, वापसी का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। गला भी सूख रहा है। अच्छा है कुछ पानी मिल जाए तो प्यास बुझेगी। कहाँ ढूंढूं? इधर जाके देखता हूँ। वो थोड़ी ही दूर जाता है, तभी एक रहस्यमयी झरने के पास पहुंच जाता है। वाह 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 वाह! जंगल के बीच इतना सुंदर झरना। भला कौन कह सकता है कि इस घने जंगल के बीच इतना सुंदर झरना भी हो सकता है। वाह वाह, क्या बात है। तभी हरी की नजर झरने पर पड़ती है, जहाँ एक सुंदर लड़की पूरे सफेद कपड़ों में नहा रही थी। वो पानी की लहरों के बीच एक मधुर गीत गुनगुना रही है। आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी पैया तो प्यार दूं, इसलिए तो इतना उदास, सूखे सूखे होठ, आँखियों में प्यास, किस लिए हो, आजा पिया। वाह, इस सुंदर झरने के साथ इतनी सुंदर हसीना भी है। क्या बात है, क्या बात है। हरी जैसे ही सम्मोहित होकर उसकी ओर कदम बढ़ाता है, वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। हरी चारों तरफ देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। शायद ये मेरा भ्रम है। प्यास की वजह से ऐसा लग रहा होगा। चलो पहले पानी पी लेता हूँ। हरी जैसे ही झरने के पानी को पीने के लिए झुकता है, झरना अचानक दो टुकड़ों में बंट जाता है। हरी अपना संतुलन खो देता है और उन दो हिस्सों के बीचों बीच नीचे गिर जाता है। उसके गिरते ही झरना फिर से पहले जैसा जुड़ जाता है और वो लड़की फिर से उसी जगह बैठकर गाना गाते हुए नहाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संधा गांव में कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो पूरा गांव पूरी तरह से खाली पड़ा था, जिसे देखते ही दोनों घबरा जाते हैं। अरे भाई, ये कैसा गांव है? यहाँ तो सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। बताओ भला, पूरा गांव खाली पड़ा है। अरे इसीलिए तो हमारे मुखिया ने इस गांव पर कब्जा कर लिया है। साथ में हम सब भी यहीं बस गए हैं। चलो इसी बहाने बेचारे कुछ गरीबों को छत तो मिल गई। मैंने सुना है कि अचानक से पूरा गांव अदृश्य हो गया था, पर कहाँ गया, कैसे हुआ, अरे ये सब आज तक किसी को पता नहीं चला। तभी कबीर वहाँ आ जाता है। भाई, क्या आपने मेरे भाई को देखा है? उसका नाम हरी है। वो 2 महीने पहले इस गांव में रहने के लिए आया था। हम दोनों लकड़ियां काट कर अपना गुजर बसर करते थे, पर मेरा भाई पिछले 10 दिनों से लापता है। आपने कहीं देखा? हाँ, वो उस जंगल में गायब हुआ है। देखो भाई, जब से हम लोग यहाँ रहने लगे हैं, बहुत से लोग वहाँ जाकर गायब हो चुके हैं। इसलिए कहता हूँ कि तुम वो जंगल में मत जाना। हाँ। गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। कबीर और भी परेशान होकर वापस अपनी झोपड़ी में आ जाता है। हाँ, नहीं 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 नहीं। अब मैं हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ सकता। मैं अपने भाई को ढूंढ कर ही रहूंगा। गांव वाले कुछ भी कहें, पर मैं अपने भाई को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर कबीर चलते चलते जंगल के उस हिस्से में पहुंचता है जहां बहुत घनी झाड़ियां हैं और कई रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। हाँ, ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? लेकिन मुझे आगे बढ़ना ही होगा। हाँ, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। कबीर थोड़ा ही आगे बढ़ा था, तभी झरने के शीतल पानी के बीच वही खूबसूरत लड़की चंपा बैठी गाना गुनगुना रही थी। अरे, इतने घने जंगल में ये लड़की यहाँ बैठकर
गाना गुनगुना रही है। ये क्या रहस्य है? कहीं इसे मेरे भाई के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा। चलो जाकर पूछता हूँ। जैसे ही कबीर झरने के करीब जाता है तो आखिर तुम आ ही गए। मेरी खूबसूरती ने तुम्हें भी यहाँ आने पर मजबूर कर ही दिया। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ किसी खूबसूरती के मुंह में नहीं आया। मुझे अपने भाई का पता चाहिए। ये बताओ, मेरा भाई हरी कहाँ है? तुम्हें उससे क्या लेना देना? अपने भाई की बात छोड़ो। देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ और तुम मेरे साथ यहाँ एक बहुत ही सुखद और अच्छा जीवन बिता सकते हो। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अपने भाई के पास जाना है। बेचारा न जाने किस हाल में होगा, बहुत परेशान होगा। अरे तुमको पता है तो बताओ ना, कहाँ है वो? कबीर इतना कहकर उसकी बातों को अनसुना कर देता है और वहाँ से आगे जाने लगता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी खूबसूरती को ठुकराया है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी एक बहुत तेज रोशनी फैली और कबीर की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो कबीर खुद को उसी घने जंगल और झरने के पास न पाकर एक अनजान गांव में पाता है। ये क्या? मैं तो अभी घने जंगल में उस झरने के पास था और अचानक से इस गांव में ये कहाँ गया मैं? और यहाँ तो बहुत सारे लोग भी हैं, पर मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। ये क्या हो क्या रहा है? कबीर परेशान होकर थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक बड़ी हवेली पर पड़ती है, जहाँ बाहर बैठा एक सेठ फूलमती नाम की लड़की पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं जो कहूँ वही किया करो, फिर भी तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? हैं? मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। ध्यान रहे, ये पूरा गांव मेरे रुतबे से चलता है। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूं, पर अगली बार नहीं करूंगा। जाओ, जाकर वो काम करो जो मैंने कहा है। चलो जाओ। सेठ वहां से चला जाता है और फूलमती वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कबीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर ये सजा मुझे क्यों मिल रही है? लेकिन मेरे दुख कभी खत्म ही नहीं होते। बाप रे, ये सेठ तो बड़ा गुस्सैल किस्म का है। बताओ भला, इस बेचारी को कितना परेशान कर रहा है। ओहो हो, और देखो तो ये लड़की दिखने में कितनी भूखी प्यासी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे कई दिनों से ढंग से भोजन तक नहीं मिला। मुझे पहले इस गांव का पूरा सच जानना होगा। आखिरकार माजरा क्या है? तभी फूलमती वहां से एक मिट्टी का घड़ा लेकर निकलती है और गांव की चौपाल से गुजरती है। गांव वाले उसे देखते ही ताने मारने लगते हैं। देखो 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 भैया, यही वो लड़की जा रही है। इसी की वजह से हम सब गांव वाले उस शाम वहां से अदृश्य होकर यहाँ आकर फंस चुके हैं। देखो इसको, करम जली कहीं की। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। यही वो लड़की है जिसकी वजह से हम लोग ना चाहते हुए भी इस अदृश्य गांव में कैद हो चुके हैं। अरे जीवन नरक बना दिया है इसने। हाँ, नहीं तो। फूलमती चुपचाप सिर झुकाए ताने सुनती हुई वहां से निकल जाती है। कबीर ये सब सुनकर दंग रह जाता है और उसके पीछे जाता है। सुनो, कौन हो तुम? और तुम्हें देखकर सभी गांव वाले इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? और वो सेठ कौन था? क्या हुआ? देख क्या रही हो? तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। बताओ ना, क्या बात है? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। यहाँ जो भी आया वो कभी वापस नहीं लौटा। नहीं 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 नहीं, तुम दर्द में हो। मैं तुम्हें यहाँ इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मुझे पूरी बात बताओ। अरे अरे सुनो, अरे ए ए ए सुनो।
फूलमती कुछ नहीं कहती और रोते हुए आगे बढ़ जाती है। कबीर उलझन में आगे बढ़ता है। तभी उसे एक पेड़ पर बैठा उल्लू दिखाई देता है जो उसे ही देख रहा था। आखिर तू यहाँ आ ही गया कबीर। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगे और मुझे और इन सब को यहाँ से आजाद कराओगे। क्या? अरे तुम उल्लू होकर बोल कैसे रहे हो? और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आऊंगा और ये सबको आजाद कराने की बात? अरे आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है भाई? इन सब के साथ मैं भी इस जगह में कैद हो गया हूँ। हमें यहाँ से बाहर निकालो कबीर। अरे पर मुझे तो यहाँ का सच ही नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों कैद हुए हैं, तो मैं तुम सबको यहाँ से निकालूंगा कैसे? ठीक है, सुनो। जब मैं इस दुनिया में आया था तो मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैंने यहाँ का पूरा सच पता कर लिया था। ये कहानी साल भर पहले की है, जब ये अदृश्य गांव कभी एक बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था। सीतापुर गांव में चंपा और फूलमती नाम की दो सगी बहनें रहा करती थीं। फूलमती अपनी छोटी बहन चंपा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन फूलमती घने जंगल में सुंदर सुंदर फूल तोड़ रही थी। तभी गांव का रसूखदार सेठ रघुनाथ वहां से गुजरता है और उसकी नजर फूलमती पर पड़ती है। अरे वाह 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 वाह, इन फूलों के बीच में ये फूल जैसी लड़की, अरे हाय, इतनी खूबसूरती तो मैंने जीवन में पहली बार देखी है। अब तो मैं इसी से विवाह करूंगा। आहा। फिर सेठ रघुनाथ मन ही मन योजना बनाकर मुस्कुराते हुए गांव की चौपाल पर पहुंचता है। उसे इतना खुश देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। क्या बात है सेठ जी, आज आप बहुत ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कोई खास बात है क्या? सुनो सभी गांव वाले, ध्यान से सुनो। हमारे गांव की वो लड़की जो फूल बेचती है, फूलमती, आज मैंने उसे करीब से देखा और मैंने तय कर लिया है कि मैं उससे विवाह करूंगा। आने वाली चतुर्दशी के दिन तुम सभी मेरे विवाह के स्थान पर उपस्थित हो जाना। ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है सेठ जी, हम जरूर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेठ रघुनाथ के जाने के बाद एक गांव वाला फूलमती के घर जाता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। अरे ये क्या काका, आप इतनी घबराहट में मेरे घर का दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? अरे फूलमती, तुम यहाँ अनजान बैठी हुई हो और वहाँ सेठ रघुनाथ तुमसे विवाह करने के सपने देख रहा है। उसने पूरे गांव के सामने ऐलान कर दिया है कि आने वाली चतुर्दशी को वो तुमसे विवाह करेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं काका? नहीं, मैं ये विवाह कैसे कर सकती हूँ? मेरी छोटी बहन चंपा की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं अभी अपनी गृहस्थी नहीं बसा सकती। हाँ, अब तो तुम्हें सेठ से विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कहा इस गांव में कोई नहीं टाल सकता है। अभी मेरी बहन चंपा भी दूसरे गांव गई हुई है, मुझे कुछ करना होगा। गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक सेठ रघुनाथ धौंस जमाते हुए फूलमती के घर के अंदर दाखिल होता है। सेठ जी, आप यहाँ? अरे तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। हमारी शादी आने वाली चतुर्दशी को तय हुई है। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, पर मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। जो इस तरह जोर जबरदस्ती से मुझे हासिल करना चाहे, मैं उसकी कभी नहीं हो सकती। मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है और वही मेरे लिए सब कुछ है। नहीं, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। विवाह के दिन मंडप में आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। फालतू की बात करती है। समय बीतता है
और आखिर विवाह का दिन आ जाता है। सेठ रघुनाथ दूल्हा बनकर बड़ी शान से मंडप में बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन फूलमती वहां नहीं पहुंचती। दूसरी तरफ फूलमती गांव के बाहर जंगलों में जाकर छिप जाती है। भले ही आज मेरा विवाह का दिन है, पर मैं ये विवाह कभी नहीं कर सकती। मुझे अपनी और चंपा की जिंदगी बचानी होगी। काफी समय बीत जाता है, पर फूलमती का कहीं पता नहीं चलता। गांव वाले कानाफूसी करने लगते हैं। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि वो आपसे विवाह करने वाली है। उस लड़की ने आपको सरेआम बेइज्जत करने के लिए यहाँ अकेला छोड़ दिया है। सेठ रघुनाथ गुस्से में आग बबूला होकर अपनी हवेली लौटता है। वहाँ उसकी वफादार सेविका कमला उसका इंतजार कर रही होती है। सेठ जी, ये क्या हो गया? विवाह की इतनी तैयारियां और दुल्हन गायब। पूरे गांव की औरतें और बच्चे आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। गांव भर में आपकी नाक कट गई है और वैसे चुप क्यों बैठे हैं? तुम ठीक कहती हो कमला। उसने जो मेरी बेइज्जती की है ना, उसे तो मैं कभी भूल नहीं सकता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फूलमती की छोटी बहन चंपा दूसरे गांव से लौट आती है। मेरी बहन, तुम वापस आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। दीदी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने दिन मेरे बिना रह गई। मुझे भी आपकी बहुत याद आई। अब मैं घर आ गई हूँ तो मेरा मन पूरा गांव घूमने का है। बहुत दिन हो गए मैंने अपना गांव नहीं देखा। फिर चंपा खुशी खुशी घर से निकल जाती है और टहलते टहलते घने जंगलों की तरफ निकल जाती है। तभी अचानक उसे किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। ये क्या? मैं तो जंगल के बहुत अंदर आ गई और ये तो किसी शेर के दहाड़ने की आवाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर चंपा जैसे ही भागने की कोशिश करती है, तभी झाड़ियों के पीछे से सेठ रघुनाथ सामने आता है। वो नाटक करते हुए उसे रास्ता दिखाता है और सुरक्षित जंगल से बाहर ले आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी जान बचा ली। अरे, तुम तो बहुत अच्छी लड़की लग रही हो। मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। मैं 2 साल बाद इस गांव में वापस आई हूँ। मेरी बहन फूलमती इसी गांव में रहती है। मैं आज ही यहाँ पहुँची हूँ। फूलमती का नाम सुनते ही सेठ रघुनाथ के चेहरे पर एक रहस्यमयी और कुटिल मुस्कान आ गई। तुम्हारी बहन तो सच में बहुत अच्छी है। वो हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती रहती है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी अपनी बहन जैसी समझदार और खूबसूरत हो। हाँ, क्यों नहीं। आप भी बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। लगता है हमारी दोस्ती अच्छी जमेगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सेठ रघुनाथ चंपा को अपने जाल में फंसाने लगता है। उनकी बातें प्यार में बदल गईं। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे कि तभी वहां से गुजर रही फूलमती उन्हें देख लेती है। नहीं, मेरी बहन, ये चंपा सेठ रघुनाथ से बात कर रही है। मुझे उसे समझाना ही होगा। फूलमती परेशान होकर घर पहुंची और चंपा का इंतजार करने लगी। जैसे ही चंपा घर आती है, तुम कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं दीदी, मैं बस अपनी सहेली के पास गई थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किस सहेली के पास गई थी। देखो चंपा, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो आदमी ठीक नहीं है। सेठ रघुनाथ एक घमंडी और बुरा इंसान है। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। नहीं दीदी, मैं उनसे ही विवाह करूंगी। वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। फूलमती चंपा को वो सारा सच बता देती है। मुझे सेठ जी ने पहले ही बता दिया है। आपने ही उन्हें विवाह के लिए बोला था, पर वो मुझसे प्रेम करते हैं।
इसलिए उन्होंने आपको नहीं अपनाया। आप मुझसे जल रही हैं दीदी, हम दोनों बहुत जल्द विवाह कर लेंगे। नहीं चंपा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो नाटक कर रहा है, वो तुम्हें अपने प्रेम के जाल में फंसा रहा है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी दीदी, अब मैं चलती हूँ। चंपा गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है और फूलमती बेबस खड़ी रह जाती है। नहीं, मुझे सेठ रघुनाथ के पास जाना पड़ेगा। वो मेरी बहन को पूरी तरह से अपनी मीठी चुपड़ी बातों में फंसा चुका है। फिर फूलमती परेशान होकर सेठ रघुनाथ की हवेली पहुंची। तभी सेठ रघुनाथ उसे देखते ही हंसने लगा। आ आओ 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 फूलमती, मैं जानता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगी। आओ 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 आओ, आओ। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे तूने मुझे मजबूर किया, अब मेरा विवाह तेरी बहन से होगा। नहीं, तुम एक बुरे इंसान हो। मैं अपनी बहन को ये नहीं करने दूंगी। मैं तुमसे विवाह करूंगी। ठीक है। फिर कुछ ही देर में फूलमती और रघुनाथ का विवाह हो जाता है, पूरे गांव के सामने। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे देखो भैया देखो, कुछ दिन पहले तो ये इनसे विवाह ही नहीं करना चाहती थी और आज अचानक से इसने विवाह क्यों कर लिया। पता नहीं क्या हुआ भैया, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े खेल। हाँ, पूरे गांव में खलबली मच गई। तभी इतने में चंपा आई और ये दृश्य देखते ही उसका दिल टूट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी ही बहन मुझे धोखा देगी, और मेरा प्रेमी भी। मैं अपनी बहन को कभी माफ नहीं करूंगी और इसका अंजाम तो सबको भोगना पड़ेगा। चंपा फूट फूट कर रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ फूलमती परेशान होकर बैठी हुई थी। तभी सेठ रघुनाथ आता है। तुमने हमें ठुकराया था, हमारी बेइज्जती की थी। अब देखो तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अब तुम वो करोगी जो मैंने कहा है। जाओ अपनी बहन के पास और जैसा मैंने कहा है वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। जाओ। ठीक है, पर आप मेरी बहन को कुछ मत करना। फिर फूलमती अच्छे से तैयार हो जाती है, गहने पहन लेती है और वहां से निकल पड़ती है। वहीं उसकी बहन झोपड़ी के बाहर चंपा फूट फूट कर रो रही होती है। तभी वहां फूलमती गहनों से सजी धजी पहुंचती है, जिसे देखते ही चंपा की आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। देख, वो मुझसे ही प्रेम करते थे, इसलिए मेरे हो गए। तुझसे कभी प्रेम किया ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बहन होकर मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं भी सेठ को प्रेम करती थी और उसे इतनी आसानी से तुम्हारा कैसे होने देती। अब अच्छा यही होगा कि तुम किसी और से प्रेम कर लो और इस जिंदगी से आगे बढ़ जाओ। चंपा रोते हुए उठ जाती है और घने जंगलों में चली जाती है। तभी फूलमती की आंखों से लगातार आंसू आने लगते हैं। मुझे माफ कर देना बहन, मैं ये सब नाटक इसलिए कर रही थी ताकि तुम उस सेठ को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। फूलमती भी रोते हुए चली जाती है और चंपा रोते रोते एक झील के पास बैठ जाती है। उसके आंसू उस झील में गिरने लगते हैं। ये गांव वाले बहुत बुरे हैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। काश मैं और ये पूरा गांव कहीं समा जाए। चंपा के आंसू झील में गिरते ही अचानक झील के दो टुकड़े होने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव रोशनी बनकर उस झील के अंदर चला गया। ये कैसी रोशनी थी और सारा गांव इसमें कैसे समा सकता है
और मैं यहाँ हूँ, ये सब क्या हो रहा है? तभी झील से एक रहस्यमयी आवाज आती है। हमने वो किया जो तुझे सुकून दे सके, पूरे गांव को अदृश्य कर दिया। अब तू हमारा राज किसी को पता नहीं लगने देना। तुझे इंसान ही चाहिए जीवित रहने के लिए। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे मंजूर है। आज इस झील ने वो कर दिया जो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सका। अब इस गांव का कोई भी शख्स ना मुझे ताने दे पाएगा और ना ही मुझे चैन से रहने के लिए तरसाएगा। मैं तुम्हारा ये राज हमेशा सीने में दबा कर रखूंगी। और तब से ये पूरा गांव इस झील में समा गया और उसी के साथ मैं भी। कबीर, तुम इस गांव के सभी लोगों को आजाद कर दो। यानी एक की गलती की सजा पूरा गांव भोग रहा है और कायदे से ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक, मैं आजाद करूंगा इस अदृश्य गांव को, पर मुझे यह नहीं पता कि कैसे करूं। हाँ, इसे आजाद करने का एक ही रास्ता है। तुम्हें इस अदृश्य दुनिया से एक झील से बाहर जाना होगा, पर वहां से जाना बहुत खतरनाक है। अच्छा, बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तुम बस बताओ। तो सुनो, तुम यहां से आगे बढ़ जाओ। आगे तुम्हें एक बड़ा सा द्वार मिलेगा। उस द्वार के पास जाते ही तुम इस दुनिया से बाहर चले जाओगे, पर सिर्फ इस झील के आसपास ही रह सकते हो। शाम ढलते ही तुम वापस इसी झील के अंदर समा जाओगे। उससे पहले तुम्हें उस चंपा से प्रेम का नाटक करना होगा। जैसे ही वो तुम्हारे प्रेम पर विश्वास कर ले, तुम्हें उसका एक बाल लेकर इस दुनिया में आना होगा। और जैसे ही तुम उस बाल को फूलमती के आंसू से लगाओगे, ये दुनिया फिर से अपनी पहली जगह पर आ जाएगी। पर जब तुम्हें इतना सब कुछ पता है, तो तुमने इतने दिनों तक ये क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एक पक्षी हूं, और वैसे भी उस दरवाजे को पार करने के लिए एक नेक दिल आत्मा की जरूरत है जो दूसरों की मदद के लिए आया हो। यहां जितने भी हैं सब श्रापित हैं। एक तुम ही हो जो सिर्फ अपने भाई की मदद करने के लिए आए हो। तुम ये कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये जरूर करूंगा। कबीर वहां से निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही एक विशाल दरवाजा उसके सामने आ जाता है। हाँ, अब मैं इस दरवाजे के अंदर कैसे जाऊं? तभी उस दरवाजे से एक भारी आवाज गूंजती है। अगर तुम इस दरवाजे को पार करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। बताओ, वो कौन सा रिश्ता है जो अपनों से नहीं बल्कि त्याग और सुरक्षा के धागे से बंधा होता है और मुसीबत में ढाल बन जाता है? भाई भाई का रिश्ता, जो एक दूसरे की ढाल बनकर हर मुसीबत का सामना करता है। जवाब मिलते ही एक तेज रोशनी फैलती है और कबीर झील के बाहर आ जाता है। चलो, अब जल्दी से मुझे चंपा को अपनी बातों में उलझाना होगा ताकि मैं उससे एक बाल हासिल कर सकूं। कबीर पास में खिला एक कमल का फूल तोड़ लेता है और झील के किनारे उदास होकर बैठ जाता है। तभी झील में चंपा की नजर उस पर पड़ती है। क्या हो गया? तुम इस तरह उदास होकर यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ, क्या बताऊं, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे ही ख्यालों में मेरा मन घूमता रहता है। मतलब, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। मैं तुम्हारी इन मीठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। छी 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 छी, क्या बात करती हो? मैं कोई मीठी बातें नहीं कर रहा हूँ। अरे तुम तो कहीं की महारानी हो, महारानी। तुम्हें इस झील में नहीं बल्कि सर्वशक्तिशाली होना चाहिए। देखो, मैं तुमसे विवाह करके अपने गुरुदेव से तुम्हें ऐसी शक्ति दिलवाऊंगा जिससे सब तुम्हें देवी समझेंगे
और तुम्हारी पूजा करेंगे, पूजा। क्या सच में? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा ये बताओ, क्या तुम उसके बाद मुझे अपने जीवन साथी के रूप में अपना सकती हो? क्यों नहीं, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी मान लूंगी। चंपा कबीर की बातों में खो जाती है। वो कबीर के नजदीक आकर बैठ जाती है और बातों में इतनी मगन हो जाती है कि उसे अपनी सुध-बुध नहीं रहती। तभी कबीर मौका पाकर चुपके से उसका एक बाल तोड़ लेता है। हाँ देखो, अब बहुत वक्त हो गया है, मैं आज जा रहा हूँ। कल आऊंगा, तब तुम मेरे साथ चलना। हम उस जगह जरूर जाएंगे, है ना? कल जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चंपा वापस झील के पानी में चली जाती है। कबीर जल्दी से वो बाल लेकर वापस उसी दरवाजे से अदृश्य दुनिया के अंदर आ जाता है। क्या तुम बाल लेकर आ गए? हाँ, उसे अपनी मीठी बातों में फंसाकर मैंने ये बाल हासिल कर लिया है। चलो अब जल्दी से करो, इसे फूलमती के आंसू में लगाओ, तभी ये जादू टूटेगा। कबीर वहां से दौड़कर सेठ की हवेली पहुंचता है। वहां सेठ रघुनाथ फूलमती को बुरी तरह डांट रहा था। अरे तुम्हें मैंने कहा था, और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? बोलो, कैसे हिम्मत हुई? अगली बार गलती नहीं होगी सेठ जी। मैं तुम्हें अगली बार मौका ही क्यों दूं? अब से तुम घर से बाहर रहोगी, जब तक तुम्हें अपनी सारी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता। सेठ गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। फूलमती वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। यही सही मौका है, मुझे जल्दी से इसके पास जाना चाहिए। कबीर तेजी से फूलमती के पास पहुंचता है। उसे देखते ही फूलमती चौंक जाती है। क्या? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था और तुम फिर मेरे पास आ गए? मुझे सारा सच पता चल गया है। तुम्हारी बहन चंपा ने जो किया है वो अब खत्म होने वाला है। इस दुनिया से अब सब मुक्त हो जाएंगे, बस तुम इस बाल पर अपने 2 बूंद आंसू गिरा दो। क्या सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी करो, लो। फिर फूलमती वो बाल अपने हाथों में लेती है और जैसे ही उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू उस बाल पर गिरते हैं, अचानक एक बहुत तेज रोशनी फैलती है और पूरा अदृश्य गांव फिर से झील से बाहर अपनी असल जगह पर आ जाता है। नहीं, ये क्या हो गया? ये अदृश्य गांव फिर से झील से बाहर नहीं आ सकता। तभी पीछे से सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ओ, तो ये सब तुम्हारा किया धरा था चंपा। तुमने जानबूझकर हमें वहां बंद करके रखा था, क्योंकि बाहर आते ही हमें सारा सच दिख गया है। तभी भीड़ में से हरी भागता हुआ आता है और कबीर को गले लगा लेता है। मेरे भाई, तूने हम सबको बचा लिया। मैं जानता था कि तू हमें ढूंढते हुए जरूर आएगा। ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है। उसी की वजह से फिर से सब आजाद हो गए। तुमने मुझे धोखा दिया है दीदी। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो चंपा? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। माँ के बाद मैंने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा और तुमने ये सब किया मेरे साथ। तभी वो जादुई उल्लू उड़ता हुआ वहाँ आता है और सबके बीच बैठ जाता है। चंपा, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब उस सेठ रघुनाथ की चाल थी। तुमने अपनी मासूम बहन पर शक किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो रुक जाओ, मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। उल्लू की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है जो चंपा के ऊपर पड़ती है। चंपा की आंखों के सामने सारा सच दिख जाता है। ये सब सच है। मुझे माफ कर दो दीदी। मुझे ये सब नहीं पता था। मैंने आपकी बातों पर यकीन न करके बहुत बड़ा पाप किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें सारा सच पता चल गया। तभी पीछे से सेठ रघुनाथ आता है
और चिल्लाने लगता है। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है चंपा। रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। हाँ। रुक जाओ सेठ, तुम अब इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने इस गांव को कैद किया था, अब तुम खुद उस अदृश्य दुनिया में अकेले रहोगे। तुम्हें अकेले रहने की आदत है ना, तो वहीं रहो। एक तेज रोशनी फैलती है और सेठ रघुनाथ उस झील के अंदर समा जाता है, जहां अब वो हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। कबीर, आज तुम्हारी वजह से हमारा पूरा गांव मुक्त हो गया। हम सब तुम्हारे बहुत आभारी हैं। फूलमती, तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारा संघर्ष देखकर पता नहीं मुझे क्या हो गया है। एक अजीब सा रिश्ता बन गया है। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पर मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ कबीर। नहीं 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 नहीं, तुमने वो मजबूरी में किया था। जो अपनी बहन से इतना प्रेम कर सकती है कि उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे, मैं तो हैरान हूं वो अपने पति से कितना प्रेम करेगी। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं फूलमती, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ दीदी, कबीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप दोनों विवाह कर लीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। अगर आप ये बात मान लेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरे कुछ पाप कम हो गए। हाँ, भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ। इसके बाद कबीर और फूलमती का धूमधाम से विवाह हुआ। कबीर अपनी पत्नी फूलमती के साथ उस गांव में रहने लगा और वहीं चंपा पूरे गांव की सेवा में अपना बाकी जीवन बिता देती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।